चलो हम लोगों ने कल में पढ़ा था। हाँ खाली चित्र है। अभी आप लोग लिख रहे हो? लिखो। आप लोगों ने टेस्ट किया था, कितने बच्चे आए थे? सही हुआ? कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था ना एनिमेटेड टू आएंगे। चलो तो आप लोग कर सकते थे, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था एनिमल पोज पे, एनिमल टिश्यू पे बकाया। तो अगर एनिमल इंडियन के आएंगे तो आप कर सकते हो। तो आप लोगों ने टेस्ट में चलो बकाया तो ठीक है, छोटा बहुत लिखा हुआ है ना, तो आप ये केमिस्ट्री हाथ से लिखी है क्या? बेटा ऐसा कौन बच्चा है जिसने सारे क्वेश्चन कर दिए थे? लगाओ। प्लांट के हमने क्यों छोड़े? प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में तो करने चाहिए आपको। हाँ मैं मान सकता हूँ एनिमल किंगडम मैंने बोला था, इसीलिए बोला था। इसमें चलो थोड़ा सा आपका दिक्कत हुआ है क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है मिक्स आ गया थोड़ा। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, सुनो ये, आप लोग एक मान के चला करो, एक बात और सुन लो कि अगर मान लिया मैंने कहा आपका सेल चैप्टर है, ठीक है आएगा, मान लो, और मैंने कहा सेल साइकिल सेल डिवीजन आएगा, तो आप लोग मान के लगा रहो कि हम एनिमल थोड़ा पढ़ लें, प्लांट भी पढ़ लें, मॉर्फोलॉजी पढ़ लें, एनिमल पढ़ लें। बेटा आप लोग इतना तो तैयार रहना पड़ेगा। हाँ एक इस टेस्ट में एक प्रॉब्लम मुझे लगी थी, वो लगी थी कि आपका एनिमल टिश्यू आया था, जो मैंने हालांकि बता दिया था एनिमल टिश्यू आएगा, आप लोग पढ़ लेना। देखिए मुझे लगता है बच्चे नहीं पढ़ा होगा तो उसकी गलती होंगी, और बकाया तो आपको सारा पता होना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए। चलो भाई ठीक है, अब ये सही है, चलो कोई बात नहीं, अब जैसे भी होगा तो देखा जाएगा, आप लोग मेहनत करते रहो बस। ठीक है, ये मैं कह दूंगा, ठीक है, कंफर्म कर दूंगा। चलो बच्चों अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का मैंने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम, क्या स्टार्ट किया था बेटा? और हम लोगों ने शायद न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, है ना? मैंने आपको खाली न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बता दिया था, और हम लोगों ने बेसिकली अभी नहीं पढ़ा है। तो हमने जो नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया है,
हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा आप लोग ये बात बताओ मुझे, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैंने कहा था इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन्स। फंक्शन यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन। मैंने आप लोगों का न्यूरॉन के बारे में आपको बताया था 3 पार्ट में न्यूरॉन डिवाइड होता है, मतलब 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? साइटोन, दूसरा मतलब डेंड्राइट्स, उसके बाद साइटोन, उसके बाद एक्सॉन। हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, आप लोग सबको पता है। जैसे मैंने क्या बताया था, देख लो एक बार। मैंने बेटा ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे ऐसे करके बनाया था, ध्यान है नहीं आपको? ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने कहा था ये नीचे क्या है, ये वाला क्या है बेटा? डेंड्राइट्स। उसके बाद मैंने कहा था ये क्या है? साइटोन। और ये नीचे क्या है? एक्सॉन। बोलो मत तुम। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था बेटा, देखो ऐसे करके माइलिन शीट होती है, इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसे करके लास्ट में होता है एक्सॉन टर्मिनल। क्या होता है? मैंने कहा था माइलिन शीट के बीच में डिस्टेंस गैप होता है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं बच्चों? अच्छा आपको पता है जो माइलिन शीट होता है, माइलिन शीट मैं ऐसे बोल सकता हूँ। आप एक बात सोचो बेटा, न्यूरॉन में क्या होता है आपको पता है? इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, तभी तो खबर पहुंचता है। जैसे अगर
चलो ये लाइट नहीं आई बेटा। मैंने आप लोगों से कहा था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। दूसरा मैंने कहा था एक्सॉन वाले पार्ट में क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। क्या होता है, माइलिन शीथ। अच्छा ये बताओ, अगर माइलिन शीथ है तो इसका फायदा पता क्या होता है? आपको पता है न्यूरॉन का काम क्या होता है, इंपल्स का ट्रांसमिशन करना, और आपको पता है इंपल्स का ट्रांसमिशन किस पार्ट से होता है, एक्सॉन वाले पार्ट से। ये तो पता है आपको। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, डायरेक्शन पूछे तो डेंड्राइट, साइटोन और फिर एक्सॉन, ये तो पता है। दूसरा बेटा मैं ये कह रहा हूँ आपको, सुनो, ये अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ माइलिन शीथ का यहाँ पे क्या काम होता है, तो आप पता है क्या बोलोगे, माइलिन शीथ होता है इंसुलेटर का काम। कैसे काम करता है, इंसुलेटर की तरह। तो जो आपको ये पता होगा, अगर इंपल्स ट्रांसमिशन होता है, कंडक्शन होता है, तो हमेशा आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है, ये तो होता है। और आयंस का एक्सचेंजमेंट अगर पूरी मेम्ब्रेन पे हो, जैसे यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ भी हो, और अगर ये माइलिन शीथ तो कहाँ पे हो, खाली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आप लोग बताओ क्या ये रैपिड मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ के बाद यहाँ, फिर यहाँ, तो तेज नहीं होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आप लोग एक लाइन में बोल सकते हो कि माइलिन शीथ का काम होता है इंपल्स ट्रांसमिशन को फास्ट करना। क्या होता है, इंपल्स ट्रांसमिशन को फास्ट करना। हालांकि मैं बताऊंगा कैसे करता है, थोड़ा सा हम लोग जब पढ़ेंगे इंपल्स कंडक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बात बताऊंगा भी, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, गर्मी कितना लग रहा है, लाइट आई नहीं आई, कैसे तो लगेगा लाइट आ जाएगी? आ गई? अरे ये बंद हो जाएगा, फिर चला दी तो चलो कोई बात नहीं। अभी सुनो, थोड़ी देर रुक जाओ, तो झेल लें तो झेल लो। पानी है किसी के पास? अभी नहीं कह रहा हूँ, एक गर्म पानी है। चलो बेटा, अगर हम अब बात करें, सुनो दूसरी बात सुनो, अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो ये भी, इनके भी कई सारे टाइप होते हैं। क्या होते हैं, कई सारे टाइप। मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग किताब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये बच्चे ये कह रहा है सर, ये पता नहीं बोला सर ऐसे हम समझाएगा, डायरेक्ट किताब से पढ़ाया करो तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो क्या सही रहेगा? ऐसे आपको अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसा ठीक लगता है, क्योंकि जिससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे साथ में। हाँ तो वो पता नहीं क्या वो गया, मैंने कहा भाई मैं, मुझे बोला वो भी गया था, इधर पीछे गया था, कौन था, राहुल। तो मैंने कहा भाई ऐसे समझाना पड़ेगा, आप लोग समझ, अगर आप ऐसे नहीं समझोगे तो फिर किताब डायरेक्ट पढ़ने लगोगे, क्या मजा आएगा आपको? फिर आप कहोगे सर समझा नहीं रहा बिल्कुल। और इससे क्या होता है कि आपके साथ में नोट्स भी बन जाते हैं, और साथ में किताब तो पढ़ाता हूँ ना आपको लाइन टू लाइन। अभी तक ऐसा तो नहीं किया ना कोई टॉपिक छुड़वाया हो कि नहीं पढ़ाऊंगा, ये ऐसा भी नहीं किया। चलो ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं अब आपको बात करूंगा टाइप ऑफ न्यूरॉन। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ न्यूरॉन। बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ, किस बेस पे लेते हैं, डेंड्राइट्स। किस बेस पे? तो नंबर 1 में देखता हूं बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो बेटा अगर हम इस टाइप से देखें तो न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3। आप लोग को बोलो ना बच्चों, इसमें पहला जो टाइप होता है वो, ये कलर दिख रहा है, पहला जो कलर होता है टाइप, एक होता है यूनिपोलर। कौन सा होता है बच्चों? एक होता है बाइपोलर और एक होता है मल्टीपोलर। ये मैंने किस टाइप से बताया न्यूरॉन के पार्ट टाइप? डेंड्राइट्स और एक्सॉन। अगर हम यूनिपोलर की बात करें तो यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या होता है बच्चों? एब्सेंट। क्या होता है? और साथ में डेंड्राइट्स एब्सेंट होता है, और साथ में बेटा क्या होता है? एक एक्सॉन। कितना एक्सॉन होता है? बल्कि एक्सॉन तो एक ही होगा, कंडीशन तो वही रहेगी। एक्सॉन तो हमने गलत लगाया यहाँ पे डेंड्राइट्स की बेसिस पे। अगर कोई ऐसा न्यूरॉन है जिसके पास डेंड्राइट्स क्या है? एब्सेंट है, और एक्सॉन क्या है? सिंगल, तो ऐसे न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिपोलर। क्या बोलेंगे? ये बेसिकली होते हैं हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कहाँ होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगर मैं ऐसे बात करूं, यहाँ से बेटा हर साल न्यूरॉन को सुना जाता है, वो पूछ सकता है कि बताओ ये यूनिपोलर न्यूरॉन किस में पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे एम्ब्रियोनिक
स्टेज में। अगर आप लोग बताओ, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेंड्राइट्स नहीं होते हैं तो बच्चे के पास कोई खबर भी नहीं पहुंचती होगी बेसिकली, ज्यादा कोई सेंसेस को रिसीव कैसे करेगा, इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, बना तो बच्चा पेट में क्वेश्चन नहीं कूदने लगेगा बहुत तेज, लेकिन ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके न्यूरॉन कैसे होते हैं, डेंड्राइट्स यानी कि एब्सेंट होता है। फिर भी नर्वस सिस्टम उसके बाद इतना बैड नहीं होता है। आपने देखा होगा बच्चा, जैसे बच्चा होता है वो कोई चीज गर्म पकड़ ले तो छोड़ेगा नहीं उसको, उसे पता नहीं चलता है कि ये गर्म, उसको पता लगता है गर्म तो है, डर तो हो रहा है उसको, लेकिन छोड़ता नहीं उसको, क्योंकि उसके उस टाइम पे भी न्यूरॉन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। दूसरा अगर हम बाइपोलर की बात करें बेटा, तो जो बाइपोलर होता है यहाँ पे 1 डेंड्राइट्स होगा, एक डेंड्राइट्स एंड एक, अगर ऐसा कोई न्यूरॉन है तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाइपोलर। और ये बताओ कहाँ पे होते हैं बच्चों, ये होते हैं रेटिना ऑफ आई, यानी कि आई की रेटिना पे, रेटिना ऑफ आई पे होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें मल्टीपोलर की बात करें तो बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन, यानी कि मोर देन 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। अगर ऐसा कोई न्यूरॉन है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीपोलर। और बेसिकली ये हमारी पूरी बॉडी में होते ही हैं, ठीक है, बेसिकली मल्टीपोलर ही होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिखूं बताओ, पूरी बॉडी में होते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या नर्वस सिस्टम में, अरे सब में होते हैं, ठीक है, पूरे नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो बेटा आपने क्या देखा बताओ, ये आपने देखा कि बेसिकली जो न्यूरॉन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। पहला यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा मल्टीपोलर। यूनिपोलर कौन सा होगा, इसमें डेंड्राइट्स एब्सेंट होगा, एक एक्सॉन होगा। बाइपोलर कौन सा होगा, इसमें 1 डेंड्राइट्स और 1 एक्सॉन, और जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होगा वो कौन सा होगा, मल्टीपोलर। ये बात समझ गए आप लोग। अगले देखो हम सेकंड बात करते हैं बेटा। सेकंड अगर मैं आपसे कहूं तो मैं बोल सकता हूं बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ। अब न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, इस बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला होता है सेंसरी और दूसरा होता है मोटर। मैं जैसे आप देखो यहाँ पे सुनो आप लोग बच्चों, एक बार बताओ मुझे, कोई सेंस है, क्या है, कोई भी स्टिमुलाई है, ऐसे कोई स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई के लिए बेटा कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर होंगे, कौन होंगे, और ये रिसेप्टर रिसीव करके आप लोग बताओ ये खबर पहुंचाएंगे कहां पे, सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये खबर जाएगी कहां पे, जाएगी बेटा सीएनएस। मैं सीएनएस कहने लगा हूं, ब्रेन ले सकता हूं, लेकिन सीएनएस का मतलब होता है तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए। अगर ये खबर जा रही है तो कहां जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है, मतलब हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। जैसे सपोज मानो मैंने अपने आप को यहाँ टच किया, अब ये खबर पहुंची होगी ना मेरे पास यहाँ तक कि कोई चीज है, लग रही है, सही है, हाँ। और इसके बाद बेटा यहाँ से बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अब रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स का मतलब अब कैसा होगा, जैसे सपोज मानो मैंने इसको टच किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी मैं कोई गर्म चीज छू लूं तो मैं तुरंत हाथ अपना ऐसा करूंगा, तो यानी कि मेरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो खबर देगा किसके लिए, मसल्स के लिए, और कहेगा कि अपना हाथ पीछे करो। समझ गए आप लोग। तो ये जो खबर वापस आएगी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टर। क्या बोल सकते हैं बेटा, इफेक्टर। और मैं ऐसे बोल सकता हूं ये हमने क्या दे दिया, रिस्पॉन्स। क्या दे दिया। अब देखो दूसरी बात सुनो, जो ये खबर गई है यानी कि रिसेप्टर से सीएनएस तक, वो जाती है सेंसरी न्यूरॉन द्वारा। किसके द्वारा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन। तो मैंने बोल दिया ऐसा न्यूरॉन जो खबर को लेके जाता है हमारे ब्रेन तक। ये तो आपको यकीन हो रहा है कि लेके जाता होगा, ऐसा नहीं लगा नहीं लेके जाता होगा, लेके जाता होगा। आप देख रहे हो बेटा ये ब्रेन तक आप खबर पहुंच रही है, कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। और जो खबर लेके आता है, लेने का मतलब उधर से सिग्नल जो आप ब्रेन से सोचोगे, जैसे मुझे यहाँ खड़ा होकर भागना है अभी, तो मेरा स्केलेटल मसल तक ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, और ब्रेन से जाएगा, इसका मतलब किस तरह जाएगा, मोटर न्यूरॉन। तो उसको बोलते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों। अच्छा यहाँ पे एक बात और सुनो आप लोग, इसको हम लोग एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफरेंट। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एफरेंट नर्व बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं इफरेंट।
बताओ अकॉर्डिंग टू फंक्शन समझ गए आप लोग? मैंने क्या बोला, अगर कोई भी खबर को लेके जाएगा वो सेंसरी और लेके आएगा तो मोटर, मतलब ब्रेन तक कोई खबर जाएगी तो कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, और उसे लेके आएगा तो कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन। इतना समझ गए? ठीक है। अगले अगर हम तीसरे नंबर पे देखें बेटा तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू माइलिन सीथ। क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू माइलिन सीथ। तो थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो वो होता है अकॉर्डिंग टू माइलिन सीथ। इसके बेसिस पे भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो वो होते हैं जिनके पास माइलिन सीथ होती है एक्सॉन पे, तो उसको क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन सीथ नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहला जो टाइप होगा उसमें वो होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, या अनमाइलिनेटेड तो नॉन माइलिनेटेड। अब आप लोग मुझे ये बताओ, इसके पास क्या होगा, माइलिन सीथ प्रेजेंट होगी ना, तो यहां माइलिन सीथ होगी, यहां माइलिन सीथ प्रेजेंट होगी, और यहां माइलिन सीथ क्या होगी, एब्सेंट होगी। समझ गए? अच्छा एक बार वो कोई बच्चा मुझे बताएगा, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो कौन सा मैटर बनाता है, ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर? अगर माइलिन सीथ है तो, और माइलिन सीथ नहीं है तो व्हाइट मैटर, या उल्टा बोल रहे हो? अगर माइलिन सीथ है तो कौन सा बनाता है, व्हाइट मैटर, और माइलिन सीथ नहीं है तो ग्रे मैटर। ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे इसकी। तो आप लोग ये समझ गए हम न्यूरॉन को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, तीन टाइप से। पहला मैंने बताया बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, दूसरा मैंने बताया बेसिस ऑफ फंक्शन, और तीसरा बताया बेसिस ऑफ माइलिन सीथ। तो आप लोग लिखोगे ये सब? चलो लिखो पहले इसके बेसिस पे, चाहे आप लोग यहाँ पे ये सब ना लिखो, इधर देखो जल्दी लिखो, तो आप लोग डायग्राम बना लो ऐसे, साइटोन एक्सॉन, यहाँ देखो एक डेंड्राइट्स साइटोन एक्सॉन, और यहाँ देखो ये बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन, बस तीन से काम मिल जाएगा। समझ गए? लेवल दे लिख लिया? क्या कह रहा है? बेटा मैंने लिया, घर वालों ने लिया है। मैं चलने चलाता हूँ ना, मुझे मतलब है। मैंने नहीं लगाया था, वो छोटा नहीं लगा दिया, माना नहीं, बोला नहीं दिया स्टिक लगाऊंगा, नहीं लगाया।
इधर रखा, अच्छा इधर गया ना। क्या करूं? अबे तुम्हारे लिए लगा तुम्हारा वो कर देना। लेकिन मुझे तो आवाज आ चुकी है। सब क्या सब होंगे हम लोग ही लोग हैं। इधर मुझे नहीं आ रही है रोटी सही करता है। मैं आ अरे ये रुक नहीं रहा है। लिख दिया बेटा ये? चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। ये देखो देखो बातें मत करो बेटा, जल्दी लिखो। जैसे हम लोग किताब नहीं पढ़ी ना अभी तक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पूरा। वो घड़ी बेकार होगी क्या? मैं जरा 2 भी नहीं बजे, क्या बात है? देख लिया? हाँ? चलो ये लिखो जल्दी, ये लिखो जल्दी लिखो। देख लिया? हाँ बस कर अभी बताओ। चलो बेटा अब आप लोग हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो ये हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स कंडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। पढ़े नहीं तुम्हारी? कौन कौन नहीं आया टेस्ट में वैसे?
अभी यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कौन कौन नहीं आया था? और सब आए थे? चलो ये लिख लिया बेटा हम लोगों ने, हो गया? अब देखो, चलो ये पूरा ये टॉपिक खत्म कर यहाँ तक पहले। ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, स्टार्टिंग से जरूर पढ़ेंगे हैं? नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो बेटा इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को, और पढ़ेंगे न्यूरॉन का फंक्शन कैसे होता है, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, सब बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग कुछ चीज समझते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। वैसे मैंने आपको टेबल बना के समझा दिया था ये तो सही मशीन है, घास काटने वाली है ना। हाँ इसका मैं क्या करूँगा अभी, यहाँ देखो पढ़े, कह रहे देखो एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी कह रहा मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। आप लोग बताओ बेटा, क्या आपका अकेला कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो फंक्शन कर सकता है? नहीं ना। मैं ऐसे बोल सकता हूँ हमारा पूरा बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं सब कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाए, सर्कुलेटरी चलता रहे थोड़ी देर सर्कुलेटरी रुक जाए तो फिर एस्केटी चलता रहे, ऐसा होता है क्या? हमारा पूरा बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे सारे सिस्टम क्या रहते हैं, ऑन रहते हैं हर टाइम, और एक दूसरे से क्या करते हैं, फंक्शन कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं। कई बार तो देखा हूँ, जैसे आप लोग सपोज मानो आपने खाना खा लिया, मान लिया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक्टिव है, चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन आप सोचो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना ना चलाएं, सांस ना लें, क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपका खाना खाने का क्या फायदा निकलेगा, आप सांस ही नहीं लोगे तो, और उसका फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी? समझ गए? तो इसका मतलब हमें सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन कराना होता है। कह रहे कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। और कह रहा है एक दूसरे के ऊपर क्या, एक दूसरे फंक्शन से क्या रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं। जैसे आपका मान लिया अगर हार्ट बीट कर रहा है तो उससे ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब आपका रेस्पिरेशन भी होना चाहिए, उसकी मसल्स के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, जब आप खाना खाओगे। तो सारे के सारे ऑर्गन हमारे किस मैनर में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में। एक अकेला ऑर्गन फंक्शन नहीं कर सकता। अगले कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा भी है देखो बेटा, कोई बोलो मत दूसरे से, यहाँ देखो खाली बस, आप बात मत करो। कह रहा है व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग क्या करते हैं बताओ, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता होगा आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। अगर आपका हार्ट बीट बढ़ेगा तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़ जाएगा, मतलब रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ेगा तो इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, तो इसका मतलब, और जब हम एक्सरसाइज करना छोड़ते हैं तो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, सब कोऑर्डिनेट बनाने में फंक्शन कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, एनर्जी डिमांड क्या जाती है, बढ़ जाती है। कह रहा है फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, जिससे मस्कुलर एक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और कह रहे हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आल्सो इंक्रीज, यानी कि आपको क्या लगेगा, आपको जरूरत पड़ेगी ज्यादा ऑक्सीजन की आपकी सेल के लिए। तो कह रहे हैं इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स। आप लोग बताओ, देखो जैसे आपने एक्सरसाइज किया, अब आपको जरूरत है कि आपकी मसल्स को ज्यादा एनर्जी मिले, आप फास्ट वर्क करें तो क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, उसको ब्लड, अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो कैसे आएगा, वो ब्लड रेट बढ़ेगा। और ब्लड फ्लो रेट कब बढ़ेगा, जब आपका हार्ट बीट तेज होगा, और हार्ट बीट तेज होगा तो एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपके सारे फंक्शन एक के साथ एक साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको हार्ट बीट तो बढ़ गया लेकिन रेस्पिरेट रेट वही है, चल रहा है क्या, ऐसे नहीं ना। अगले कह रहे हैं बेटा व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज टू स्टॉप, हम स्टॉप करते हैं तो कह रहे हैं एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। और कह रहा है ये बंद कर देंगे तो सब कौन से कंडीशन में आ जाएंगे, फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। अगले कह रहा है बेटा
Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercise. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activity of the organs so that they function in a synchronized fashion. आप लोग बताओ बेटा, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने नर्वस सिस्टम को और थोड़ी देर आपको एंडोक्राइन सिस्टम को साथ साथ क्यों पढ़ाया था? इस चक्कर से पढ़ाया था बेटा क्योंकि ये दोनों कैसे काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। सपोज मानो भाई आपको पता है आपने कोई सांप देखा कैसे? आंखों से देखा। आपके खबर कैसे गई? ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम के द्वारा। वहां सिग्नल कहाँ आया? हमारी हार्ट के लिए, किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा। और आपकी हार्ट बीट तेज हो गई किसके द्वारा? एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। मतलब हमारी बॉडी में क्या होने लगे? हार्मोन्स रिलीज। मैंने साफ साफ बोला है बेटा, ब्रेन और जितनी हमारी नर्व होंगी, न्यूरॉन होगा, नर्वस सिस्टम होगा, उस पार्ट का फंक्शन खाली इतना है, इम्पल्स को भेजना, इम्पल्स को लाना, इमेज बनाना, स्पीच हो गया, मेमोरी हो गया, जो आपके काम होते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आना वो किसका काम होता है? हार्मोन्स का। और आप लोग बताओ, अगर आपको कोई सेंसेस मिले और उसका अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो 100% हार्मोनल एक्टिविटी होगी। भाई आपकी बॉडी में कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो उसका मतलब कौन लेके आ रहा है? हार्मोन्स। अभी मैं आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा इतने डिपेंडेंट रहते हैं हार्मोन्स के ऊपर। भाई विदाउट हार्मोन्स के आपका बॉडी ग्रोथ भी नहीं करेगा, समझ रहे हो? ग्रोथ हार्मोन होता है, आपको पता होगा। इसके बाद आपका भाई जितना ब्रेक डाउन हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का, ऐसे ही हम बोल सकते हैं आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, आपके जितनी भी चीज़ें, मतलब जितना भी होता है कुछ भी, तो सब चेंज किसके द्वारा आते हैं? हार्मोन्स के द्वारा। आपके अंदर प्यूबर्टी आई किसके द्वारा? हार्मोन्स की वजह से। सही है? तो आपके अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं सब कौन कर रहा है? हार्मोन्स। कह रहा है एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम लोग क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्स। ये क्या है समझाऊंगा, ठीक है? अगले कह रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बताया, अभी दो नाम लिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बता रहा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्सिस, और अगला जो हमारा टॉपिक कौन सा है? न्यूरल सिस्टम। तो आप लोग पहले सुनो थोड़ा सा बेटा, ये बताओ मुझे, मान लिया ये कोई न्यूरॉन है, क्या है? ये न्यूरॉन है। आप लोग बताओ ये क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है? ये क्या है? साइटोन। और ये क्या है? एक्सॉन। और बेटा एक बात बताओ, एक जिसका ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ होती है साइनेप्टिक नोड, ये तो होता है। और दूसरे न्यूरॉन का फिर से डेंड्राइट्स होता है ऐसे करके, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल, और फिर से ऐसे हो जाता है, ठीक है? फिर तीसरा न्यूरॉन होगा ऐसे डेंड्राइट्स, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, ऐसे करके न्यूरॉन जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है? अब सुनो, ये वाला पार्ट होता है एक्सॉन। क्या होता है? और ये एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, साइनेप्टिक नोड और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जहां जुड़े होते हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनेप्सिस। अगर मुझे कंप्लीट इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ना है कि कंप्लीट इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो आप लोग क्या पढ़ो? देखो पहला पढ़ लो कि एक्सॉन पे कैसे होता है, एक्सॉन वाले पार्ट पे कैसे होता है, और दूसरा आप पढ़ लो साइनेप्सिस पे कैसे होता है। फिर से एक्सॉन, फिर साइनेप्सिस, फिर एक्सॉन, फिर साइनेप्सिस। तो इसका मतलब आप पढ़ लो कंप्लीट ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, पढ़ लोगे ना? तो आप लोग देखो, मैं इसीलिए बड़े स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते रहो, वरना आपके हवा में निकल जाएगा चैप्टर, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोग, हम लोगों को अगर इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ना है तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पहला, और दूसरा पढ़ना है किस पे? साइनेप्सिस वाले पार्ट पे, ठीक है? और हम लोग पढ़ लेंगे कंप्लीट इंपल्स ट्रांसमिशन। चलो तो यहाँ पे देखो अब क्या स्टार्ट हो रहा है। अब ये कह रहा है न्यूरल सिस्टम, तो देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। और कह रहा है which can detect, receive and transmit different kind of stimuli। मैं ऐसे बोल सकता हूँ नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जो क्या करता है? किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करता है, इंपल्स ट्रांसमिशन करता है। हमारे ब्रेन तो भी तो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। हमारी स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी? न्यूरॉन से। हमारी बॉडी में नर्व जितनी बनी है किससे बनी है? न्यूरॉन से। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि न्यूरॉन्स ऐसा सेल है जो किसी भी इंपल्स को क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन कर रहा है।
देखो एक तो ट्रांसमीटर हमारा ब्लड के थ्रू हो रहा है, लेकिन दूसरा स्टीम आएगा किस तरह होगा, तो किस तरह होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू। अब देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। देखो एक बार बताओ मुझे, मैंने आप लोगों को एक बार ये बताया था लिविंग वर्ल्ड में, मैंने कहा था जो भी लिविंग होते हैं, सही है, उनके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्शियसनेस। क्या होना चाहिए, और कॉन्शियसनेस कब आएगा, जब उसके पास कोई भी ऐसा चीज हो जिससे वो किसी भी सेंस को रिसीव कर सके। अगर किसी सेंस को रिसीव नहीं कर पाएगा तो उसके पास कॉन्शियसनेस कैसे आएगा, ये समझे आप लोग। और जब किसी के अंदर कॉन्शियसनेस होगा तभी तो वो उसका रिस्पॉन्स देगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लिविंग हैं, एक बैक्टीरिया कोई भी ले लो, मतलब किसी को भी ले लो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे वो सेंसेस को क्या करता है, रिसीव करता है। हाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत लो लेवल का होता है, जैसे बहुत सारे एनिमल जिसके पास ब्रेन ही नहीं है। अब ब्रेन नहीं है तो वो क्या, कैसा नर्वस सिस्टम तो है, यानी कि वो, हाँ ये बात सही, याद नहीं रख पाएंगे, उनके पास कोई खबर जाएगी तो वो उसको सोच नहीं पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की या कॉर्डेट की, तो उनके पास क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, ऐसे इंसेक्ट के पास भी ब्रेन होता है, सबके पास होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, हाईली इवॉल्व। दूसरा हम बोल सकते हैं अगर इसके पास ब्रेन नहीं है, उसके पास क्या नर्वस सिस्टम होगा, बस उसे स्टिमुलाई मिलती होगी खाली, उसे पता लगता होगा कि ये क्या, कैसा, मतलब टच करने से क्या, कहाँ पे है, कैसा इसका टेम्परेचर है, क्या है, वो पता लगता होगा खाली, ठीक है। अच्छा ह्यूमन के पास, ह्यूमन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए इतना ज्यादा हमारा ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताओ, बताइए, बताओ हैं, ये बताओ, सगुन बताओ, ये बताओ ह्यूमन के पास क्या ऐसा एक्स्ट्रा है, मैं अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम बोल रहा हूँ, कि जो और किसी एनिमल के पास नहीं है। और हमारा इतना ज्यादा ब्रेन डेवलप क्यों हुआ, इसका भी तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, वरना हमारा स्टार्टिंग में इतना ब्रेन डेवलप आईक्यू लेवल नहीं था जितना अब वो है। या मैं बोल सकता हूँ, आपने नाम सुना सीसी, इसका मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। एक आपने बाइक का भी सुना होगा, 125 सीसी बाइक है, 150 सीसी बाइक है, वो सीसी वाला अलग है, ठीक है, ये वाला सीसी अलग है। तो हमारा ब्रेन का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी। हमारा ब्रेन का पहले इतना ही डेवलप था, इतना ही सीसी का था नहीं, स्टार्टिंग में 350 से 400 सीसी था, और आज हम लोगों को कितना है, 1450-1500 सीसी है। हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, उसका रीजन क्या रहा होगा बताओ, उसका एक ही रीजन है खाली, हाँ बताओ। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, इमेजिनेशन। दूसरा, क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस हैं। अगर हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते तो हमें और एक बंदर में कोई डिफरेंस नहीं रहता। बेटा बंदर भी अपना ब्रेन डेवलप हमारी तरह कर सकता है, बंदर नहीं है, एलिफेंट भी कर सकता है, एक डॉग भी कर सकता है, लेकिन वो लोग इमेजिन नहीं कर पाते, इसलिए उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। इमेजिन वाला समझते हैं आप लोग, खाली हम लोग सोच सकते हैं कि अक्टूबर में ठंड होगी, लेकिन एक एलिफेंट होगा उसको नहीं पता होगा कि अक्टूबर में ठंड होगी, क्योंकि उसके पास इमेजिन करने की पावर नहीं है। और हमारे पास इमेजिन करने की पावर है, इसी चक्कर से हम लोग अपना ब्रेन का डेवलपमेंट इतना कर पाए। वरना एक देखो, और कोई भी एनिमल हुआ वो कितना कर पाएगा, उसे दिखेगा, वो इतना सोच सकता है खाली, लेकिन वो कल का नहीं सोच पाएगा, कल क्या होगा, इसीलिए उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है। और हम लोग कल के बारे में सोच सकते हैं, मतलब कितना भी सोच सकते हैं हम तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, या बैठे बैठे यहाँ से प्रधानमंत्री बन सकते हैं भाई, सोचने में क्या जा रहा है, तो कहते नहीं सोचने में क्या जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, आप लोग इमेजिन किया करो, जब आपके अंदर एक काबिलियत है जो गॉड ने दी है तो फिर करना चाहिए, वरना दूसरे हमारे में डिफरेंस क्या रह जाएगा। आप लोग बताओ, कोई भी क्वेश्चन करते हो आप सोचते ही तो हो, और तभी तो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसका मतलब तभी तो हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है। और अगर आप बैठे बैठे खाली उतनी ही खुश होते काम चल रहा है कि आज दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो उतना ही काम चल रहा है, तो फिर आपका ब्रेन डेवलप कैसे होगा भाई। आपने एक चीज देखी होगी, जो बच्चे छोटे बहुत एक्टिव होते हैं, एक्टिव का मतलब बहुत क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजें करते हैं, छोटे बच्चे, उनका ब्रेन बहुत डेवलप हो जाता है। उसका रीजन यही है कि वो इमेजिन ज्यादा करते हैं, सोचते बहुत हैं, वो सपने में भी बोलते रहते हैं। दूसरा क्या है, कुछ बच्चे होते हैं गधे टाइप के, थोड़े से छोटे फ्रीली होता नहीं, लेजी टाइप के, मतलब छोटे भी चीजें होते हैं बहुत, तो वो बच्चे बहुत क्रिएटिव नहीं होते बाद में, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। समझ गए आप लोग, ठीक। तो बेटा यहाँ देखो,
तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू बोलो मतलब कह रहा था वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यानी हो चुका है हमारे ब्रेन का, इसीलिए हमारा ब्रेन कैसा है? बहुत डेवलप है, नर्वस सिस्टम बहुत डेवलप है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कितने पार्ट में डिवाइड है, आप लोग कई बार में बताया है। 2 पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में हमारे क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में आती है नर्व्स, जिसमें तुम्हारे 2 टाइप का होता है, ईएनएस और एसएनएस। ईएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एसएनएस का मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैंने कहा था ईएनएस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एसएनएस और पीएसएनएस। एसएनएस को हम लोग बोल सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पीएसएनएस को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये मैं कई बार लिखा चुका हूँ, अगर आप लोग चाहो तो फिर से लिखा दूंगा। तो यहाँ पे है क्या बना हुआ ये पूरा टेबल? चलो ये समझ लो आप लोग, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। यहाँ देखो बेटा, मैंने सबसे पहले डिवाइड किया है, हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम है। क्या है? नर्वस सिस्टम है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक देख लिया मैंने क्या? सीएनएस, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे बार पार्ट में क्या आता है? पीएनएस। आप लोगों ने साथ में लिख लिया तो कोई समझने वाली बात नहीं है, अगर जो लिखा ना लिख सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल अब बेटा यहाँ देखो, तुम्हारा सेंट्रल का मतलब क्या है? बीच वाला पार्ट। तो इसमें क्या आता है बताओ? ब्रेन हमारा हो गया, जो आपको पता है क्रेनियम के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने कहा पीएनएस वाले पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ईएनएस और एसएनएस। ईएनएस वाला का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसका मतलब क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था ईएनएस वाला पार्ट होता है वो इनवॉलंटरी फंक्शन संभालता है, बताया था आपको। जैसे आपका हार्ट का मूवमेंट होगा वो कौन देखेगा? ईएनएस। अब इसके बाद मैंने कहा था ईएनएस को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एसएनएस और पीएसएनएस। इसका एसएनएस का मतलब होता है सिंपैथेटिक बेटा इसका मतलब क्या होगा बताओ? पैरासिम्पैथेटिक ठीक है, ऐसे हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड है। और मैंने आप लोग यही बोला है बेटा, ये वाला जो फंक्शन ईएनएस वाला होता है वो कौन से फंक्शन के लिए होता है? इनवॉलंटरी। जैसे हार्ट हो गया तुम्हारा, किडनी हो गया, जो इनवॉलंटरी फंक्शन है, यानी कि इनवॉलंटरी फंक्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये वाला किसके लिए होता है? वॉलंटरी फंक्शन। ठीक है, समझ गए हम लोग? ऐसे तुम्हारा है नर्वस सिस्टम डिवाइडेड। ठीक है, तो हमको पहले पढ़ना सेंट इसके बारे में, पीएनएस के बारे में, फिर सीएनएस के बारे में सब पढ़ेंगे। ठीक है,
बोल कौन रहा है? हो गया? देख लिया? आपकी 1 तारीख 2 तारीख छुट्टी रहेगी ना? 1 तारीख 2 तारीख कल के बाद। 1 को दशहरा है शायद, 2 को है तो 1 को 2 है। 2 गांधी जयंती नहीं है? अरे 2 गांधी पैदा नहीं हुए थे। अरे मैंने सुना 1 को दशहरा। देखना जरा मोबाइल में देखना। अच्छा तो नहीं सुनो 2 को 9 ही है। तो 9वीं की छुट्टी भी ऐसे रहेगी इसका मतलब ऐसा। दीपावली आने वाली है इसका मतलब। ठंड नहीं पड़ रही। सही हो यार, ठंड पड़ेगी कपड़े पहनने पड़ेंगे। देखिए चलो बात नहीं किताब में। बेटा आपको बोर नहीं हो रहा है? देखो यही सब लिखा हुआ होगा यहाँ पे, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से इसको। कह रहा है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कितने पार्ट डिवाइड है? 2। पहला है सेंट्रल और दूसरा है, पता है आपको? अब बेटा कोई बोलो मत। कह रहा है सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी बोला है ब्रेन क्या होता है हमारे यहाँ रखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम में है, ठीक है। अगले कह रहे हैं एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। आप लोग बताओ बेटा, अगर हमारी बॉडी में पूरा कंट्रोल कर रहा है जो या प्रोसेसिंग कोई चीज बात का होता है, वो कौन करता है? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। कह रहे थे पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएट विद द सीएनएस। आपको पता है पीएनएस का मतलब ही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो चारों तरफ पूरा ब्रेन जैसे वो नर्व का जाल है, उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और कह रहे हैं बेटा विद द सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जितनी भी हमारी नर्व होती हैं उनका अटैचमेंट किससे होता है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? आप मान के चल सकते हो कि आपका ब्रेन जो होगा वो क्या हो गया, यहाँ का जो वो होता है एमसीबी होता है, क्या होता है जो ऊपर नीचे करते हैं, पूरा लाइट बंद हो जाता है, वो हो गए ब्रेन। और जो जाल जैसा बना हुआ है ये पूरा तारों का, ये क्या हो गया? नर्व। अब आप लोग बताओ अगर उससे अटैच नहीं करोगे एमसीबी से तो क्या इनका कोई फायदा निकलेगा? लाइट बिल्कुल नहीं आएगी।
तो इसका मतलब ये है वहाँ से वहाँ मेन क्या है, वहीं हम डिसाइड करते हैं किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है। अगले कह रहा है बेटा द नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप। मैंने कितने टाइप बताए थे, 2 टाइप के। किसके बेसिस पे, फंक्शन। एफरेंट का मतलब मैंने बताया था सेंसरी, क्या बताया था बच्चों, और सेंसरी का मतलब होता है जो ऑर्गन टू सीएनएस। क्या बोल सकता हूँ बेटा, ऑर्गन टू सीएनएस जो सिंगल लिखे जाता है। इफरेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, मोटर, और इसका मतलब होता है सीएनएस टू ऑर्गन। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग। मैं ऐसे बोल सकता हूँ एफरेंट का मतलब ले जाने वाला और इफरेंट मतलब लाने वाला। अब देखो यहाँ पे यही लिखा होगा, पढ़ लेते हैं। देखो बेटा कह रहे थे efferent nerve fiber transmit impulse from tissue organ to CNS and the efferent fiber transmit regulatory impulse from the CNS to the concerned peripheral tissue या फिर organ। तो sensory organ to CNS और motor CNS to organ। ये मैं बोल सकता हूँ efferent fiber मतलब ले जाने वाला, efferent मतलब लाने वाला। अगले कह रहे थे पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन सा बताए थे, एक बताया था सोमैटिक और दूसरा बताया था ऑटोनोमिक। कह रहे थे सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल। अब बताओ आप लोग बेटा, आप लोग बताओ स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है इनवॉलंटरी? वॉलंटरी। इनने साफ साफ लिखा है स्केलेटल मसल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी फंक्शन, जितने भी हमारे इच्छा अनुसार वाले फंक्शन होते हैं उनको। जैसे आपका नर्वस ये स्केलेटल सिस्टम है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, ना कि वो अपने आप चल रहा है। लेकिन अगर हमारा हार्ट की बात करें तो वो डायरेक्ट कंट्रोल में हमारे ब्रेन से है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं ऐसे कहता भाई हार्ट बीट बढ़ जाएगी या कह दूं कम हो जा, ये तो वही बात हो जाएगी ना एकदम कर रही बढ़ जा कम हो जा, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन, लिखा तो साफ। और कह रहा है एंड स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन को जो मेंटेन करता है वो कौन सा करता है, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी रेगुलेशन पढ़ाया था, रेस्पिरेशन का, और रेगुलेशन पढ़ाया था हमारे किसका, हार्ट का, तो मैंने क्या बताया था डायरेक्ट कंट्रोल किससे होता है, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, अगले देखो कह रहा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट में, सिंपैथेटिक और अच्छा सिंपैथेटिक कोई चीज को बढ़ाता है, जैसे हार्ट बीट को बढ़ाने का काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक। और अगर हार्ट बीट को कम करना होगा तो कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अगले देख सकते हो आप लोग। कह रहा है विसरल नर्वस सिस्टम, एक होता है विसरल। विसरल का मतलब क्या होगा, जो इंटरनल ऑर्गन को देता है सिग्नल। तो कह रहा है इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस बाय व्हिच इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। बेटा अब आते हैं हम लोग न्यूरॉन पे। हम लोग न्यूरॉन में क्या स्ट्रक्चर बनाया था, देखो आप लोग इसमें क्या क्या है बताओ आप लोग। देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। बेटा ये देखो यहाँ क्या है, ये क्या होगा डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है ना। इसके बाद बीच में क्या है, नीसस ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, सेल बॉडी ये पूरा पार्ट हो गया साइटोन। न्यूक्लियस के बीच में होगा ये स्वान सेल, कौन से होगा, माइलिन शीथ के अंदर होते हैं। अगले कह रहा है ये एक्सॉन वाला पार्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, माइलिन शीथ जो ऊपर होती है जैसे मैंने बताया था। और नोड ऑफ रेनफियर क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। और एक्सॉन टर्मिनल लास्ट में और बीच, और ये वेसल्स क्या है, साइनेप्टिक नोड। यहाँ तक क्लियर है। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखिए हमको पता लग रहा है कि न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं। डेंड्राइट्स होता है, साइटोन होता है, एक्सॉन होता है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ, अगर आपसे पूछ रहा है बताओ इंपल्स ट्रांसमिशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, डेंड्राइट्स टू साइटोन टू एक्सॉन। ठीक है, और इसके बाद एक्सॉन टर्मिनल लिखा हो तो वो लगा देना। एक्सॉन टर्मिनल से अगर अगला वाला लिखा है तो डेंड्राइट्स, फिर से डेंड्राइट्स, फिर से साइटोन, फिर से एक्सॉन, फिर से डेंड्राइट्स, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको।
बेटा यहाँ पे देखो न्यूरॉन्स के बारे में लिखा हुआ है इसमें। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है आ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला होता है सेल बॉडी यानी कि साइटोन, दूसरा होता है डेंड्राइट, डेंड्रॉन्स भी बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है? एक्सॉन। कह रहे हैं सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, इसके पास क्या होता है? और कह रहा है विद टिपिकल सेल ऑर्गेन्स द सर्टेन ग्रैनुलर बॉडी, जिसे क्या बोलते हैं? नीसल्स ग्रैनुल्स। कह रहा है शॉर्ट फाइबर विद ब्रांच repeatedly and project out of the cell body also contain नीसल्स ग्रैनुल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट्स, जो होते हैं नहीं फाइबर टाइप के निकले होते हैं बाहर साइटोन के। कह रहा है these fiber transmit impulse toward the cell body। क्या करते हैं? इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। कह रहा था एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर होता है द डिस्टल एंड। अब बेटा देखो ये डेंड्राइट्स है और ये क्या है? एक बड़ा टाइप का, इसी का बोलेंगे एक्सॉन। कह रहे थे एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ द व्हिच इज ब्रांच, ईच ब्रांच ट्रांसमिट अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोड। साइनेप्टिक नोड क्या है? ये वाली जो ये है छोटी दिखा रही है आपको, ये इनको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोड। इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो बात करता हूँ न्यूरोट्रांसमीटर की, वो इन्हीं के अंदर होता है। और मैंने आपको बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया था, तो मैंने आपको वहाँ बताया था न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है सर्कुलर वहाँ पे। तो बेटा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंपल्स ट्रांसफर करता है वो कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर होता है? साइनेप्टिक नोड। समझ गए? विदाउट न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स ट्रांसफर भी नहीं होगा। अगले देखो, which causes synaptic vesicle containing chemicals, इसे क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने बताया था हम लोगों को। कह रहे बेटा एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्सिस टू और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैंने बताया था हम लोगों को, ये तो हम पढ़ चुके हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या बताया था मैंने? जहां पे अटैच होता है कोई भी न्यूरॉन, कहां किससे? सार्कोलेमा से, उस जगह को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा तो बच्चा बताएगा इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? बताओ हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को किस किस नाम से बोलते हैं? अगर आ जाए लिखा हुआ कहीं तो मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। अगर ना पता हो तो लिख लो। चलो अच्छा साइनेप्स आप समझ रहे हो? मैं साइनेप्स का बार बार नाम ले रहा हूँ। साइनेप्स का मतलब है बेटा, आप लोग ऐसे ना चाहो तो ऐसे डायग्राम बना लो एक चाहे ऐसे। ये डेंड्राइट्स हो गया, ये क्या हो गया? साइटोन, ये क्या हो गया? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद ये बेटा क्या होगा? एक्सॉन टर्मिनल। और इसके बाद फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? डेंड्राइट्स, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर से ऐसे, फिर डेंड्राइट, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, ऐसा चलता है। तो जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन जुड़ता है, ज्वाइंट होता है, कनेक्शन होता है, उस जगह को बोलते हैं साइनेप्सिस। लिख लो आप लोगों को ध्यान ना रहे तो। मतलब जहां पे एक्सॉन टर्मिनल के साथ डेंड्राइट्स ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, लिखोगे क्या? आप लोग ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग टेस्ट से कर लें। टेस्ट से जो टेस्ट करवाया था ना, जो हुआ था नहीं, कल इंडिया मैच जीत गया है, देखा था हम लोगों ने? कल इंडिया मैच जीत गया ना,
कॉपी नहीं दी थी। मैं तो शादी में था तो मैच देख ही नहीं पाया। चलो बेटा अब यहाँ जाओ दीजिए, पढ़ लेते हैं, मन टाइम हो जाएगा। क्या होगा? ये बोल रही अभी से शादी में गया था, शादी में नहीं थी। यहाँ देखो कह रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड एंड्रॉइड्स मैंने कितने बताए? 3 टाइप के। कौन कौन से? यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। यहाँ देखो बेटा बोलो मत, आपको बात मत करो। कह रहा है ए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला कौन सा होता है? जिसके पास मैंने क्या बताया था, एक एक्सॉन होगा और बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था, ये कह रहा है फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब होता है ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगले क्या है बेटा? बाईपोलर। अभी उसने ये बोला कि अभी से शादी हो गई है। चलो बेटा यहाँ देखो पहले। अगले मैंने कहा था आप लोगों से बाईपोलर का मतलब क्या होता है? इसके पास क्या हो, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। इसको बेटा निकाल लो, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है ये। और ये कहाँ होता है? फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, आईज की रेटिना पे होता है। और तीसरा कहा था यूनिपोलर, जहाँ सेल बॉडी पे सेल बॉडी होगा, एक एक्सॉन होगा और यहाँ पे वो एक डेंड्राइट सबसेंट होता है। ये कहाँ होते हैं? बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कह रहा है समझ गए आप लोग? और यहाँ 2-3 साल क्वेश्चन आ चुका है। एक बार पूरे ने बताओ रेटिना ऑफ आई में कौन से न्यूरॉन होते हैं? तो किसका आंसर क्या था? बाईपोलर। एक बार पूछा था बाईपोलर न्यूरॉन किस में पाया जाता है? रेटिना ऑफ आई। एक बार क्वेश्चन आया था यूनिपोलर किस में होता है? तो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ऐसे पूछता है वो, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये मैचिंग दे देगा कि तीनों न्यूरॉन का कहाँ होते हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। अगली देखो क्या कहना है बेटा? देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन नेमली माइलिनेटेड और The myelinated nerve fiber are evolved with Schwann cell, इसमें Schwann cell भी होंगी। और कह रहा है which form of myelin sheath around the axon। और कह रहा है the gap between two adjacent myelin sheaths, इसे क्या बोलते हैं? nodes of Ranvier। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ myelin sheath का फंक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा था, बार बार कह रहा हूँ, नर्व इम्पल्स न्यूरॉन को फास्ट करना, यानी कि तेज करना। वो काम किसका होता है? myelin sheath का। और इसीलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं बेसिकली कहाँ होंगे बताओ? नर्व वाले पार्ट में। यानी कि हमें तो इम्पल्स तेज भेजना है ना, सही है। कैसे करेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये बात कह रहा है बेटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। लिखा है वो कहाँ होते हैं? नर्व। कह रहा है माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल। अच्छा, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व समझ रहे हैं आप लोग? सुनो, जो नर्व सिग्नल लेके जा रही है हमारे ब्रेन के लिए, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? और जो सिग्नल लेके जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कि बीच में वर्टिब्रल कॉलम में, उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व। समझ गए आप लोग? तो जो सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन के लिए उन्हें बोलेंगे स्पाइनल नर्व, वो सॉरी क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड को ले जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? स्पाइनल। कह रहे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय अ Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and the somatic nervous system। तो आप लोग बेसिकली ये समझ गए कि हमारे कौन कौन से टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तीसरा मैंने कौन सा था? अफरेंट अफरेंट पहली बात हो गई, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, ये समझ गए पूरा कहानी? समझ गए पूरी? अब आपको टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, ध्यान सुनो कुछ बातें। जब तो चाय पी लो, तुम बातें कर लो।
चलो पढ़े। आप लोग जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब आप लोग थोड़ी देर मेरी बात सुनो बेटा, ये पूरा तो फाइनल मुझे पता है कल कंप्लीट होगा, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है। बच्चे यहाँ पे बहुत फंसते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होगा। आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी मत पढ़ना, जितना मैं बता दूँ उतना कर लेना बस, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो एक बार सुनो आप लोग, पहले मैं हटा दूंगी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो यहाँ पे बच्चों, अब कोई बोलो मत, इंपॉर्टेंट है बेटा। आप कोई बातें मत करो, हम लोग क्यों कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे तो करते रहो, क्या दिक्कत है। अरे नहीं, ये वो वाला होगा, फिजिक्स वाला, ये होगा केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला। 29 दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। अरे वो देखा है तो करो, टाइम क्या दिक्कत है, कर दो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये आओ सुन लो पहले बात, साइन पे टेंशन मत लो, इधर टेंशन लो, ठीक है। सुनो, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब बोलो मत, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सही, जो बच्चों को बेसिकली कठिन लगता है लेकिन कठिन में लगने लूंगा। सुनो पहले, सुन लोगे सब बातें। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम लोगों का, जैसे देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर वो टच कर रहा है तो इसका मतलब इसका सिग्नल जा रहा है। एक बात सोचो आप लोग, अगर ये वायर है, ठीक है, इससे भी तो कोई करंट जा रहा है, कोई तो एक्सीडेंट नहीं जा रहा है ना, तभी तो ये बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन या फिर कंडक्शन। मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कोई भी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन तब होता है जब आयंस होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, उनका क्या होता है, एक्सचेंजमेंट। क्या होता है, एक्सचेंजमेंट होता है। आपको जो मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो वहां मैंने लिखवाया था सोडियम पोटेशियम पंप, अगर आपको ध्यान हो तो उसका एग्जाम्पल वो यहाँ समझ में आएगा। दूसरा बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि मैं भी ये बता रहा हूँ आपको कि हाँ, जब भी इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम आयन का एक्सचेंजमेंट। जब तक नहीं होगा तब तक इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं होगा। अब आपको पहले बात तो कंडीशन ये ध्यान रखो, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कुछ जो आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। जैसे पहला मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज ध्यान रखो खाली बस। देखो ये है तुम्हारा, वही बात फिर से बता रहा हूँ मैं, ये डेंड्राइट्स, ये क्या है बेटा, साइटोन, और ये क्या है, एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, और ये क्या होंगी, साइनेप्टिक नोड। और इसके बाद फिर से डेंड्राइट्स, फिर से साइटोन, और फिर से एक्सॉन। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है बच्चों, डेंड्राइट्स, ये क्या है, साइटोन, और ये वाला पार्ट क्या है, ये तो आपको पता है। और इस न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे, इस न्यूरॉन को, क्योंकि ये जो दोनों बीच पे जो ये होता है, ये इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। एक बात और सुनो, जो इसके बीच का गैप होता है इसको पता है क्या बोलते हैं, ये जो गैप है ये, इसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें ये साइनेप्सिस, तो ये दो टाइप का होते हैं। एक होते हैं तुम्हारा केमिकल साइनेप्सिस, केमिकल का मतलब जहां न्यूरोट्रांसमीटर होगा, और एक साइनेप्सिस होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, जहां न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेटा जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होता है वहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होता है ऑलमोस्ट, और जो केमिकल वाला होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये समझ गए साइनेप्सिस। अब आप लोग बताओ, अगर मैं इस न्यूरॉन की बात करूं इसको मैं क्या बोलूंगा, बताओ, इस न्यूरॉन को क्या बोलूंगा, पीरी साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलूंगा, न्यूरॉन। और जो ये वाला न्यूरॉन होगा इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग,
अगर मुझे कंप्लीट इम्पल्स ट्रांसमिशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा? मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से ये कहूँ कि मुझे पढ़ना है कंप्लीट इम्पल्स ट्रांसमिशन, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे ये पढ़ना है तो आप लोग बताओ, सबसे पहले तो मैं ये पढ़ लूं कि एक्सॉन वाले पार्ट में कैसे होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन, और दूसरा मैं कहाँ पढ़ लूं? एक्रॉस अ साइनेप्सिस। अगर मैंने ये पढ़ लिया तो उसका मतलब कंप्लीट ट्रांसमिशन नहीं रहेगा, क्योंकि देखो पहले एक्सॉन फिर साइनेप्सिस फिर एक्सॉन फिर साइनेप्सिस, तो यानी कि कंप्लीट हम लोग क्या पढ़ लेंगे? इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है तुमको, जो यहाँ पे कंप्लीट पढ़ना है, तो पहला क्या पढ़ना है? यानी कि ऑन एक्सोलेमा। क्या पढ़ेंगे? सही है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स ट्रांसमिशन। मैं बहुत ही बेसिक से आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान सुनते रहो, ये चीज बना समझ नहीं आएगा। इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑफ या ऑन एक्सोलेमा। कहाँ पढ़ना है हमको? यानी कि एक्सोलेमा क्या है? एक्सॉन का मेम्ब्रेन। भाई एक्सॉन की मेम्ब्रेन से ही तो सोडियम पोटेशियम आयन का एक्सचेंजमेंट होगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि पहला हमको पढ़ना है इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑन एक्सोलेमा, और दूसरा पढ़ना है बेटा एक्रॉस इम्पल्स ट्रांसमिशन, ऐसे ग्राउंड डायरेक्ट एक्रॉस साइनेप्सिस। अगर हमने दो जगह पढ़ लिया, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो जो पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ये पढ़ाऊंगा कि एक्सोलेमा पे कैसे होता है किसी भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन, और दूसरा मैं आपको टॉपिक पार्ट में पढ़ाऊंगा कि इम्पल्स ट्रांसमिशन साइनेप्सिस पे कैसे होता है। साइनेप्सिस वाली जगह पे कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। समझ गए? लेकिन लिखोगे क्या ये? लिखो। पहले लिखो आराम से, बैग मत बांधो अपने। इसमें सबके साइन हो गए? अभी नहीं हुए ना, सब लोग करके जाना पहले। पता नहीं होगा, मुझे दिखता है और क्या उस दिन वाले करवाते हो।
मेहनत कर रहे हो? मेहनत से मेहनत करते रहो तो मेरा। लिख लिया? क्या हुआ? बेटा अब बातें और लिखिए। हो गया? चलो अब आगे। नहीं लिखा है? लिखिए। अब दूसरी बात समझो। अब बेटा हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है, बोलो मत पिट जाओगे। ये सब पहला टॉपिक है। ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स ऑन एक्सोलेमा। एक बात सुनो मेरी, अगर मैंने आपने पहला नाम सुना हुआ है डीपोलराइजेशन। क्या सुना है? सुना है आप लोगों ने? इसके बाद आपने क्या सुना था? नहीं, एक बार सुनो बेटा। कोई भी पहले इंपल्स क्या होगी? रेस्टिंग फेज में होगी। रेस्टिंग का मतलब उसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन फेज। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन फेज। सुन लो, इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? और तीसरा क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ बच्चों, आप लोग तीनों डिफरेंस समझते हो? देखो, कोई भी इंपल्स ट्रांसमिशन होगा, मान लिया। एक बार बताओ आप लोग मुझे, अगर आपका बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में है इस टाइम, कोई सेंसेस आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रही है, इसका मतलब वो कौन सा फेज होगा बताओ? पोलराइजेशन। उस फेज को मैं दूसरे नाम से बोल सकता हूँ, बोलो मत बेटा, रेस्टिंग फेज। क्या बोल सकता हूँ? आप लोग बताओ, अगर मैं जब ये कहता हूँ कि सोडियम पोटेशियम आयन का एक्सपेरिमेंट होता है, तो मैं क्या ऐसे नहीं बता सकता हूँ आपको कौन से आयन किधर ज्यादा होंगे, कौन से कम होंगे, किधर पॉजिटिव चार्ज होगा या किधर नेगेटिव चार्ज होगा? अगर मैं डायरेक्ट आपको याद करवा दूँ तो सही रहेगा। रेस्टिंग फेज कंडीशन क्या होती है? आपको बस इतना पता हो कि पहले ये होता है, इसके बाद ये होता है, उसके बाद ये, इसके बाद फिर से ये, और ये लगातार कंटिन्यू चक्कर चलता रहता है। भाई आप लोग बताओ, आप रेस्टिंग फेज में हो, आपको इंपल्स दी जाएगी, जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद आप रिलैक्स स्टेज में आओगे फिर से, तो रीपोलराइजेशन होगा नहीं होगा? तो ऐसे के इंपल्स ट्रांसफर होता है। पहले क्या होगा? एक्शन फेज है, वो सॉरी रेस्टिंग फेज है, मतलब पोलराइजेशन, उसके बाद क्या होगा? डीपोलराइजेशन, उसके बाद फिर से रीपोलराइजेशन। तो आप लोग बताओ, क्या इसको मैं एक्शन फेज नहीं बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ बच्चों? और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रीपोलराइजेशन का मतलब फिर से कौन सा फेज? पोलराइजेशन फेज में कंडीशन में आना। अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा मैं कुछ और इसमें अच्छे से समझाऊं। सुनो, अगर मान लिया, अब बोलो मत कोई बच्चों, अगर कोई रेस्टिंग फेज में है, आप अभी जैसे ऐसे नॉर्मल आपके हाथ को कोई इंपल्स नहीं मिल रही है, तो आप लोग बताओ, कुछ तो आयंस ऐसे होंगे जो
ज्यादा होंगे किधर और किधर क्या होंगे कम, ये तो पता है आपको। अगर मैं ऐसे राइट कह दूं बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग बहुत अच्छे से, अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटा एक फेज होगा, इधर देखो ये बेटा कंडीशन एक है, सही है, ये कंडीशन ये है, और ये क्या है एक्सोन, क्या है मतलब ये तुम्हारा क्या है एक्सोप्लाज्म अंदर, सही है, और ये क्या है बाहर की साइड में आउटर साइड है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आउटर साइड, क्या लिख सकता हूँ आउटर साइड, इधर लिख दो आउटर साइड होगी ये एक्सोन। अब ये क्या हो गया एक्सोन, ये समझ में आया आपको, ये मैंने क्या बनाया एक्सोन, और ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सोन हो गया, और ये क्या हो जाएगी आउटर साइड, क्या हो जाएगी आउटर साइड। मैं आपको इसीलिए डिटेल समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, किताब पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा और क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक होगा ये वाला होगा रेस्टिंग फेज, कौन सा फेज होगा रेस्टिंग फेज, और बेटा एक कह दूंगा ये क्या होगा एक्शन फेज, और मैं खाली आपको बस अभी इतना बताऊं, एक्शन फेज का मतलब इंपल्स ट्रांसफर होगी और रेस्टिंग फेज में नहीं होगी। अगर मैं खाली अपना इतना याद करवा दूं आपको किसी टाइप से कि जो रेस्टिंग फेज होता है, क्या होता है रेस्टिंग फेज, इसमें अंदर होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, बोलो मत में देखो, इसका मतलब ये होगा कि अंदर होंगे पोटेशियम आयन ज्यादा और सोडियम आयन क्या होंगे कम, और बाहर होंगे सोडियम आयन ज्यादा और पोटेशियम आयन होंगे कम। क्या आप लोग इतना याद नहीं कर पाओगे? और मैं कह दूं अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मान लेना कि वो कौन सा फेज होगा रेस्टिंग फेज। मैंने क्या बोला, अगर अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर अगर नेगेटिव चार्ज होगा, बेटा एक बात और सुनो, आप लोग कौन सोच रहे हो सर दोनों के तो पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कैसे याद करेंगे, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होंगे और बाहर क्या होंगे एक कम होंगे, कैसे याद करें? हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो रेशियो रहता है बाहर जाने के, बाहर सोडियम अगर आयन से बाहर जा रहे हैं, मान लिया आउटर साइड में जा रहे हैं, तो रेशियो रहता है 3:2, कितना रहता है मतलब 3 सोडियम अगर बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम क्या आएंगे अंदर। ऐसा क्यों होता है? जिससे ये जो आयंस हैं इनका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, वरना इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गए तो जनरेट नहीं होगी एक्सट्रीम पोटेंशियल, समझ गए? दूसरा अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं बेटा कि अंदर होगा पॉजिटिव चार्ज और एक्सोलेमा के बाहर क्या हो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब अंदर पॉजिटिव तो अंदर सोडियम आयंस क्या होंगे ज्यादा और पोटेशियम क्या होंगे कम, और बाहर अगर हम बात करेंगे तो क्या होंगे पोटेशियम ज्यादा और सोडियम। क्या आप लोग इतनी बात याद नहीं कर सकते हो? अगर आप लोग इतनी बात याद कर लोगे, बस यही तो है तुम्हारा इंपल्स कंडक्शन। आप लोगों को मैं तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लो, खाली इतना कर लो आज के लिए कि अगर अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर, मतलब अंदर एक्सोन के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्सोप्लाज्म में और बाहर कौन सा पॉजिटिव, तो कौन सा फेज होगा रेस्टिंग, और अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज तो कौन सा होगा एक्शन फेज। इतना याद नहीं कर सकते क्या? एक्शन फेज को हम लोग क्या बोला था मैंने, डीपोलराइजेशन। ये लिखो, बैठो मत बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में आप सब लोग लिख रहे हैं ना, क्योंकि किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, किताब में आपके खाली पैराग्राफ बना हुआ है, सब भूल जाओगे, ऐसे लिख लो सब लोग साइड से, क्योंकि फिर आप लोग किताब भी नहीं पढ़ोगे तब भी आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, बिल्कुल सारे के सारे। और इसको बोलते हैं पोलराइजेशन फेज। मैं सारी आपको कंडीशन लिखवा दे रहा हूँ, जितनी भी कंडीशन है, ठीक है, जितनी भी हैं सारी कर दी, और जहां से क्वेश्चन हो सकता है कोई मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आप लोग, अब देखो आपको याद कैसे करना है ये सब बताऊंगा, कैसे याद करना है चीज। अभी तो मैंने ये बताया खाली एक्सोन में हमारे क्या कंडीशन होगी एक्शन फेज में और क्या कंडीशन होगी रेस्टिंग फेज में, बस। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चे 100% गलत करते हैं, तो मैंने इसे इतना आसान बनाया जिससे कि आपको क्वेश्चन सही हो आपका, बस। ये बात समझ रहे हो क्या है बेटा, एक्सोन क्या है, तो ये एक्सोप्लाज्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बताना है मुझे क्या होगा, ये बताओ एक्सोलेमा क्या होगी, चाहिए लिख लो, कर दो, सही है, एक्सोलेमा होगी ना मेरे,
और आइजोलेमा की ये होगी आउटर साइड और ये होगी इनर साइड। हाँ मुझे भी पता टाइम हो गया। मैं भी घड़ी मांगा हूँ। पहले सब बच्चे आराम लिख लो फिर जा सकते हो, ठीक है। और कल इम्पल्स आता था पढ़ेंगे आप लोग, छुट्टी मत कर देना दो किसी भी। बेटा लिख लो पहले, भागो मत ऐसे एकदम से, ठीक है। अभी कॉपी चेक करी तो किसी को नहीं होगा लिखा होगा।